यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो लोग भी पार्ट 2 में पढ़ते हैं और जिनका सब्सिडरी हिंदी है अर्थात अनिवार्य भाषा हिंदी है, तो उन लोगों के लिए यह वीडियो है। यह वीडियो आप लोगों का लेक्चर 6 है। इससे पहले आप लोगों को लेक्चर 5 तक प्रोवाइड करा दिया गया। आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी सब्जेक्ट के वीडियो प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर ले। तो ये वीडियो जो है मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो लोग भी पार्ट 2 में पढ़ते हैं और जिनका सब्सिडरी हिंदी है अर्थात अनिवार्य भाषा हिंदी है, उन लोगों के लिए है ये लेक्चर 6। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। अब से हम लोग 50 क्वेश्चन डेली देखेंगे, क्योंकि हमने अपना टारगेट पहले पूरा कर लिया है। अब से 50 क्वेश्चन देखते हैं। तो 151वां क्वेश्चन है आप लोगों का जो है वो है क्वेश्चन आप लोगों का संक्षेपण के 3 महत्वपूर्ण गुण बताए। तो संक्षेपण के मुख्य गुण है शीर्षक मतलब हेडिंग लिखना, संक्षिप्त एवं मुख्य बिंदु को लिखना और संक्षिप्त करके लिखना। आप लोगों को पता है कि संक्षेपण किस प्रकार लिखा जाता है। जितना भी शब्द है टोटल को गिन के उसके बाद उसको 3 से भागा दिया जाता है। फिर जितना आता है भागफल, तो फिर उसमें 5 जोड़ के उसके अंदर आप लोगों को लिखना होता है। संक्षेपण का ये रूल होता है। तो संक्षेपण के 3 महत्वपूर्ण गुण क्या क्या है। तो शीर्षक इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी संक्षेपण को लिखने के लिए शीर्षक बहुत जरूरी होता है। शीर्षक से ही पता चल जाता है कि कहानी में क्या कहना चाह रहा है। और संक्षिप्त एवं मुख्य बिंदु इसका महत्वपूर्ण गुण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्राचार के संबंध में प्रेषित का क्या अर्थ है। तो पत्राचार के संबंध में प्रेषक का अर्थ है भेजने वाला तथा प्रेषित का अर्थ है जिसे भेजा गया है। तो इसमें प्रेषक का क्या अर्थ है। प्रेषक का अर्थ है जो भेजता है। मान लीजिए आप किसी को पत्र भेज रहे हैं तो आप प्रेषक कहलाएंगे। और जिसे आप भेज रहे हैं, मान लीजिए आप अपनी गर्लफ्रेंड को भेज रहे हैं, तो आपकी गर्लफ्रेंड वो प्रेषित कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रेषित वो कहलाएगी। और आप भेज रहे हैं तो आप प्रेषक कहलाएंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमिश्नर की हिंदी क्या है। तो कमिश्नर की हिंदी आयुक्त होती है। कमिश्नर की हिंदी क्या होती है? आयुक्त होती है। आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया था कि वोकैबुलरी सेक्शन से आप लोगों के क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वोकैबुलरी पर आप लोग पकड़ बनाए रखें, वोकैबुलरी को धीरे धीरे याद करते जाए, अच्छा रहेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएनओ की हिंदी क्या है। तो यूएनओ की हिंदी है संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में अर्थात 1945 ईस्वी में यूएनओ की स्थापना हुई थी। और इसका हिंदी होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का प्रयोग कहाँ होता है। तो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का प्रयोग अनुवाद करने में होता है अर्थात ट्रांसलेट करने में किया जाता है इसका यूज। और स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया था डिटेल से, तो आप लोग पिछली वीडियो को जाके जरूर देखें। तो इससे आप लोगों को जो है या फिर रिलेट करने की कोशिश करें मैंने क्या बताया था, या फिर अगर नहीं देखें तो वीडियो जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुवादक की अंग्रेजी क्या है। तो ट्रांसलेटर। मान लीजिए कि आप लोग कहीं विदेश जाते हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी जाते हैं, अब ये बराक ओबामा या फिर अभी जो बाइडन तो नहीं पता है कि अभी कौन, उनको हिंदी तो आती नहीं है, तो वो उन लोगों के लिए एक अनुवादक होता है, ट्रांसलेटर। तो वो लोग ही ट्रांसलेट करके बताते हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदी में क्या कह रहे हैं। अगर वो अंग्रेजी में बोलते हैं तो जो बाइडन तो समझ ही जाते हैं, लेकिन अगर वो हिंदी में बोलते हैं तो ट्रांसलेटर उन्हें अनुवाद करके बताता है। तो अनुवादक की अंग्रेजी क्या होती है। तो ट्रांसलेटर होती है। निबंध की अंग्रेजी क्या होती है। जैसे निबंध जो आप लोगों को कहा जाता है, गाय पर निबंध लिखे अर्थात लेख लिखे, तो उसका जो अंग्रेजी होता है एस्से होता है। देख लीजिए यहाँ स्पेलिंग गलत था तो मैंने आप लोगों को सही करके दिया है। ESSAY, एस्से का स्पेलिंग ये होता है ESSAY, एस्से। एस्से को ESSAY आप नहीं कर सकते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। इसको अलग अलग डबल एस अगर आ गया तो उसको डबल एस नहीं बोल के SS बोला जाता है। ये सही प्रोनाउंसिएशन करने का उच्चारण हुआ। तो एस्से को क्या बोलेंगे? ESSAY। निबंध का अंग्रेजी क्या होता है? एस्से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्ट्रार की हिंदी क्या होती है। तो रजिस्ट्रार की हिंदी कुल सचिव होती है। रजिस्ट्रार की हिंदी क्या होती है? कुल सचिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी का स्वरूप एक है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी का स्वरूप एक है। क्या काका कालेलकर मूलतः हिंदी भाषी थे। तो बिल्कुल नहीं। ये कौन सी भाषी थे? मराठी भाषी थे और हिंदी इन्होंने स्वयं सीखी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या उच्च ज्ञान और तकनीकी ज्ञान के लिए अंग्रेजी आवश्यक है। बिल्कुल नहीं। आप लोग देखते हैं द कपिल शर्मा शो, तो कपिल शर्मा शो को में जो कपिल शर्मा है उन लोग उसको हिंदी नहीं आती है, लेकिन वो धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो फिर भी उनका शो हिट रहता है। तो उच्च ज्ञान और तकनीकी ज्ञान के लिए अंग्रेजी आवश्यक है। तो ये बिल्कुल नहीं है। आप लोग हिंदी जानते हैं, उससे भी आप लोगों का काम चल सकता है, लेकिन आप में कुछ हुनर ज़रूर होनी चाहिए, चाहे हंसाने की हो, डांस करने की हो,
पेंटिंग बनाने की हो या टीचिंग मेथड कुछ भी हो तो आप लोग चमक जाएंगे। तो इसलिए कुछ ना तो कुछ अलग से हुनर ज़रूर होनी चाहिए। तो अंग्रेज़ी का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के ज़माने की डिमांड है अंग्रेजी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइल की हिंदी क्या है? तो संचिका। ये आप लोग वेरीफाई करके रख ले, ये क्वेश्चन आने के बहुत चांस है आप लोगों को। पिछली बार भी मैंने इसको वेरीफाई करवा दिया था। फाइल की हिंदी क्या होती है? तो संचिका। टेक्नोलॉजी की हिंदी क्या होती है? तो प्रौद्योगिकी। टेक्नोलॉजी की हिंदी क्या होती है? प्रौद्योगिकी। सोर्स लैंग्वेज की हिंदी क्या होती है? तो सोर्स मतलब होता है स्रोत और लैंग्वेज मतलब होता है भाषा। तो सोर्स लैंग्वेज की हिंदी होती है स्रोत भाषा। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू है। क्या है? उर्दू है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की हिंदी क्या है? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हिंदी होती है संवाददाता सम्मेलन। प्रेस संवाददाता कॉन्फ्रेंस सम्मेलन। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हिंदी होगी संवाददाता सम्मेलन या फिर पत्रकार सम्मेलन। प्रेस मतलब होता है पत्रकार, आप ये भी लिख सकते हैं पत्रकार सम्मेलन या फिर संवाददाता सम्मेलन, ये दोनों आप लोग आपका सही होगा, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षेपण शब्द की अंग्रेजी क्या होती है? तो संक्षेपण शब्द की अंग्रेजी होती है कंडेंसेशन। क्या होती है? कंडेंसेशन। देखिए इसका आंसर गलत दिया गया था, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है सारांश। क्या होता है? प्रीफिक्स का मतलब सारांश, और यहाँ पर संक्षेपण दिया गया था। तो संक्षेपण शब्द का अंग्रेजी क्या होता है? कंडेंसेशन। और प्रीफिक्स का हिंदी क्या होता है? तो सारांश। तो आप लोग इसको सही कर लेंगे कि संक्षेपण का अंग्रेजी जो है वो कंडेंसेशन होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाचार पत्र की अंग्रेजी क्या होती है? तो न्यूज पेपर। समाचार मतलब न्यूज, पत्र मतलब पेपर होता है एक प्रकार से। तो समाचार पत्र की अंग्रेजी क्या होती है? न्यूज़ पेपर। अब ये पत्र का आप लेटर नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि अंग्रेजी को अंग्रेजी भाषा से समझने की कोशिश करें, उसे तोड़ मरोड़ के करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। जहाँ तोड़ मरोड़ की ज़रूरत होती है वहाँ मैं तोड़ मरोड़ के आप लोगों को बता ही देता हूँ। तो समाचार पत्र की अंग्रेजी क्या है? तो न्यूज़ पेपर। फ्रंट पेज की हिंदी क्या होती है? तो फ्रंट का मतलब होता है अग्र मतलब आगे, और पेज का मतलब होता है पृष्ठ। तो फ्रंट पेज का अंग्रेजी होता है अग्र पृष्ठ। ओके। श्रव्य एवं दृश्य मीडिया के रूप में क्या लोकप्रिय है? तो सुनने, श्रव्य मतलब होता है सुनना, दृश्य मतलब होता है देखना। तो मीडिया के रूप में क्या लोकप्रिय है? तो फिलहाल तो अभी के ज़माने में मोबाइल ही लोकप्रिय है, लेकिन दूरदर्शन भी चलते हैं, क्योंकि फैमिली के साथ जब रहते हैं तो सभी लोग दूरदर्शन टीवी पे अपने अपने पसंद के, कोई मैच देखता है आईपीएल का, चेन्नई मुंबई का, तो कोई देखता है अपना सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से, तो कोई इमली देखता है। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, सब अपने अपने देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सफल अनुवाद की कोई 2 शर्तें लिखे। तो सफल अनुवाद की 2 शर्तें, शब्द शुद्धि, अर्थ शुद्धि। शब्द शुद्धि को बहुत जरूरी है और अर्थ शुद्धि भी होना जरूरी है। नहीं तो सफल अनुवाद आप कैसे कर पाइएगा? आप उसको शब्द का शुद्धि करके ही नहीं बताइएगा, आप गलत बताइएगा तो आप सफल अनुवाद को कैसे कहलाइएगा? परिभाषित शब्दों में पूर्णतः बोधगम्यता। और दूसरी शर्त क्या है? परिभाषित शब्दों में पूर्णतः बोधगम्यता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रूफ रीडर की हिंदी क्या होती है? तो प्रूफ रीडर की हिंदी होती है प्रूफ शोधक। क्या होती है? प्रूफ शोधक। प्रूफ का मतलब प्रूफ हो गया, रीडर का मतलब हो गया शोधक। तो प्रूफ रीडर की हिंदी क्या होती है? प्रूफ शोधक। पत्राचार शब्द की अंग्रेजी क्या होती है? पत्राचार शब्द की अंग्रेजी होती है कॉरेस्पॉन्डेंस। क्या होती है? कॉरेस्पॉन्डेंस। एक देख लीजिए, आप लोगों को एक बताता हूँ, कंडेंसेशन का मतलब होता है संक्षेपण, और कॉरेस्पॉन्डेंस है, देख लीजिए दोनों में बहुत अंतर है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस का हिंदी क्या होता है? पत्राचार। और कंडेंसेशन का हिंदी क्या होता है? तो संक्षेपण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन की हिंदी क्या होती है? तो ट्रांसलेशन की हिंदी अनुवाद होती है। आप लोग बच्चे से ही पढ़ते हो, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अर्थात अंग्रेजी में अनुवाद करें। तो ट्रांसलेशन का हिंदी क्या होता है? अनुवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निकल हिंदी की हिंदी क्या होती है? तो टेक्निकल हिंदी की तकनीकी हिंदी। टेक्निकल का मतलब तकनीकी और हिंदी का मतलब हिंदी, तो तकनीकी हिंदी का हिंदी तकनीकी, टेक्निकल हिंदी का हिंदी होता है तकनीकी हिंदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है बहुत दिनों के बाद मिलना, अर्थात बहुत दिनों के बाद दिखना है। ईद का चांद हो गया, तुम तो बहुत ईद के चांद हो गए, बहुत दिन के बाद मिलते हो, तो इस तरह से आप कह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग जाना का सही मुहावरे का क्या अर्थ है? भाग जाना का सही मुहावरे का 9 2 11 होना। 9 2 11 आप लोग बच्चे से सुनते आ रहे हैं कि पुलिस को देखकर चोर, 9 2 11 हो गया, अर्थात 9 2 11। या आप लोग 9 + 2 11 नहीं करने लगिएगा, ये हो गया 9 2 11 का मतलब भाग जाना। क्या अनुवाद एक कला है? तो जी हाँ, अनुवाद एक कला है। अनुवाद करना, जो ट्रांसलेटर होते हैं वो एक कला के अंतर्गत आते हैं। तो हाँ, अनुवाद एक कला है। वध धातु का क्या अर्थ है? तो वध धातु का अर्थ बोलना होता है। वध का मतलब क्या होता है? तो बोलना। तो वध धातु का अर्थ क्या होता है? बोलना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काका कालेलकर की प्रमुख रचना के नाम लिखे। तो पक्का का कालेलकर की प्रमुख रचना है संस्मरण,
यात्रा, धर्मोदय जो कि इसका आत्मचरित्र है, हिमालयनो प्रवास, लोकमाता जो कि यात्रा वृत्तांत है, जीवनी आनंद, अवरनावर, निबंध ग्रंथ, इनमें से प्रमुख है। ये जितना भी सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है रोज एक बार पढ़ लीजिएगा। सस्मरण, यात्रा, धर्मोदय, हिमालय प्रयास, लोकमाता, जीवनी आनंद, अवरनावर। तो इस तरह से आप लोग एक बार बस पढ़ लीजिए और दिमाग में रख लीजिए ये काका कालेलकर का है। बस आप लोगों को धीरे धीरे करके 5 से 6 दिन में फिर अगले दिन याद ही हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन इसके बाद अब इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद के प्रमुख रचनाओं का नाम क्या है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद के प्रमुख रचना है समाजवाद, व्यक्ति और राज, आर्यों का आदि देश, चिदविलास, श्री गणेश, भाषा की शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय विधान प्रमुख है। तो आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि श्री गणेश की रचना किसने की? तो आपको क्या लिखना है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद ने की है। तो इस तरह से भी पूछ सकता है। तो सब पर आप लोग पैनी नज़र बनाए रखेंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के प्रमुख रचनाओं के नाम लिखे। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के प्रमुख रचना है उड़ू ज्योति, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष जो कि कल्प वृक्ष है इनका ये निबंध है, कादम्बरी है, पद्मावत है। और पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी है। इसको आप जरूर याद कर ले कि पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पाणिनिकालीन भारतवर्ष, भारत की मौलिक एकता, पृथ्वीपुत्र, माता भूमि, भारत सावित्री तथा हर्षचरित प्रमुख है। किसकी रचना? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की। और हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट भी हैं, आपको पता ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल के लेखक के क्या नाम है? तो ताजमहल के लेखक का नाम भगवत शरण उपाध्याय है। क्या है? ताजमहल के लेखक का नाम भगवत शरण उपाध्याय। आपकी बुक में एक ताजमहल नामक निबंध है, तो उसके लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। ताज कहाँ है? ताज अर्थात ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में है। बच्चे से आप लोग पढ़ते जाएं। और आगरा कहाँ है? तो आगरा यूपी में है, अर्थात उत्तर प्रदेश में। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि आगरा कहाँ है। तो आगरा यूपी में है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अर्थात BHU या फिर काशी, ये सारे उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या भी उत्तर प्रदेश में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताज किसने और किसकी स्मृति में बनवाया? तो ताज आप लोगों को पता ही है कि किसने बनवाया। तो शाहजहां ने बनवाया। और किसकी याद में? तो अपनी बेगम मुमताज महल, जिसका दूसरा नाम अर्जुमंद बानो बेगम भी है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि मुमताज महल का अन्य नाम क्या है? तो अर्जुमंद बानो बेगम इसका अन्य नाम है। तो ताज प्रसिद्ध मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी मलिका की स्मृति में बनवाया था, जिसका नाम था मुमताज महल अर्थात अर्जुमंद बानो बेगम, और शाहजहां ने इसे बनवाया था। धरती के बेटे किसे कहा गया है? तो धरती के बेटे किसानों को कहा गया है। किसे कहा गया है? धरती का बेटा किसान को कहा गया है। विनोबा जी पर किनका प्रभाव था? तो विनोबा जी पर गांधी जी के विचारों का प्रभाव था। विनोबा भावे जो थे उन पर गांधी जी के विचारों का प्रभाव था। आप लोग जब हिंदी की बुक पर आप लोगों को पढ़ाई जाएगी तो उसमें आप लोगों को सारे क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। गांव में मनोरंजन और शिक्षा का दूसरा साधन क्या है? तो गांव में मनोरंजन और शिक्षा का दूसरा साधन रामलीला थी। आप लोगों को पता ही है कि पहले के ज़माने में गांव में रामलीला होती थी, अभी भी होती है गांव में, लेकिन बहुत सारे गांव अब धीरे धीरे शहर की ओर रुख कर रहे हैं, तो वहाँ धीरे धीरे ये सब खत्म हो रही है। तो पहले के ज़माने में गाँव में मनोरंजन और शिक्षा का दूसरा साधन क्या होता था? तो रामलीला होता था। सर्वोदय को सफल बनाने के लिए किस भेद को मिटाना होगा? तो सर्वोदय को सफल बनाने के लिए वर्ण व्यवस्था को मिटाना होगा। वर्ण व्यवस्था मतलब होता है जाति प्रथा। सर्वोदय को सफल बनाने के लिए हिंदू मुसलमान आदि जाति भेदों को मिटाना होगा। तो इसे आप संक्षेप में लिख सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था को भेद को मिटाना होगा, तभी हम सर्वोदय को सफल बना सकते हैं, विनोबा भावे के सपना को साकार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोदय से क्या समझे किसकी रचना है? तो सर्वोदय से क्या समझे विनोबा भावे की रचना है। ये कई बार आप लोगों को क्वेश्चन करवा दिया है और इस सब आप लोगों को बता दिया है कि राइटर से आप लोगों को क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसे आप वेरीफाई करके रख लिया। और जितने भी राइटर के नाम है, जितने भी आपके बुक में है, तो सारे को आप लोग कवर कर ले, ताकि उससे आप लोगों के जो क्वेश्चन 5 से 6 आने वाले हैं वो आप लोगों के छूटे नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित निबंध का नाम बताएं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित निबंध का नाम गांव का जीवन है, जो कि आपके पुस्तक में और जो कि निबंध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को इसका PDF जो है वो मिल जाएगा आप टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर 27 अप्रैल 2022 को आप लोगों को इसका हिंदी का PDF मिल जाएगा। वहाँ पर अवेलेबल करा दिया गया है, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? अपने ही बिहार में हुआ था और जीरादेई नामक गांव में हुआ था। अनुवाद की मुख्यतः कितनी प्रविधियाँ हैं? तो अनुवाद की मुख्यतः 3 प्रविधियाँ हैं। कौन कौन? तो विषय क्रम है, अनुच्छेद क्रम है और वाक्य क्रम है। कौन कौन क्रम है? विषय क्रम,
अनुच्छेद क्रम और वाक्य क्रम है। अनुवाद की मुख्यतः विधियाँ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में खड़ी बोली हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो भारतीय संविधान के 343 एक अनुच्छेद में खड़ी बोली हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। आप लोग इस क्वेश्चन को वेरीफाई करके रख ले, ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। ये संविधान के अनुच्छेद में तो 343 एक के में इसका वर्णन किया गया है। पत्राचार के संबंध में प्रेषक प्रेषित का क्या अर्थ है? अभी जस्ट आप लोगों को इस वीडियो में ही इस बताया प्रेषक का अर्थ और प्रेषित का अर्थ, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पत्राचार के संबंध में प्रेषक का अर्थ पत्र भेजने वाला और तथा प्रेषित का अर्थ होता है जीएफ जो प्राप्त करने वाली है। तो प्रेषित का अर्थ पत्र प्राप्त करने वाला से होता है। करोड़ों लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा देना उन्हें गुलामी में डालने जैसा, यह कथन किसका है? तो अंग्रेजी से किसको चिढ़ थी? तो गांधी जी को। आप लोग जहाँ भी अंग्रेजी से कोई मतलब भेदभाव आ रहा है तो मतलब ये अंग्रेजी मुँह से बड़ी कोई मूर्खता नहीं है, इस शीर्षक से लिया गया और इसके लेखक जो कि है गांधी जी हैं, तो गांधी जी ने इसे कहा गया है। तो अब देखते हैं, करोड़ों लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा देना उन्हें गुलामी में डालने जैसा है, यह गांधी जी का कथन है। किसका कथन है? तो गांधी जी का कथन है। अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी सीखना सरल है, यह किसका कथन है? फिर आया अंग्रेजी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी। अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी सीखना बहुत सरल है, गांधी जी का कथन है। सर्वोदय शब्द का विनोबा भावे के पूर्व प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले इस विनोबा भावे से भी पहले कर दिया था गांधी जी ने। सर्वोदय शब्द का विनोबा भावे के पूर्व प्रथम उपयोग महात्मा गांधी ने किया था। गांव का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार क्या है? तो गांव का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार होली है। क्या है? होली। होली रंग। तो गांव का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार क्या है? होली। और ये होली जो है वो जमींदारों का त्यौहार कहा जाता है। जैसे कि आपसे ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि जमींदारों का त्यौहार किसे कहा जाता है, तो आप लोग होली मारिएगा। सॉरी, जमींदारों का त्यौहार दशहरा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वही तो मैं भी सोच रहा था, जमींदारों का त्यौहार दशहरा को कहा जाता है। गांव का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार क्या है? तो गांव का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार होली है। और जमींदारों का त्यौहार किसे कहा जाता है? तो जमींदारों का त्यौहार दशहरा को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रभाषा प्रचार राष्ट्रीय कार्यक्रम है, यह कथन किसका है? तो हमारा राष्ट्रभाषा प्रचार एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, यह कथन दत्तात्रेय काका कालेलकर का है। किसका है? तो काका कालेलकर का यह है। और इस क्वेश्चन को आप लोग वेरीफाई कर ले, ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है, तो आप लोग इसको वेरीफाई करके रख ले। इधर वेरीफाई करना मैं भूल जा रहा हूँ। तो हमारा राष्ट्रभाषा प्रचार एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, यह कथन दत्तात्रेय काका कालेलकर का है, इसे आप वेरीफाई करके रख ले, ये क्वेश्चन आने के चांस है। तो आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखा। अब नेक्स्ट डे जब आएंगे तो फिर से 50 क्वेश्चन देखेंगे अगले सीरीज में। तो ये आप लोगों का लेक्चर 6 कंप्लीट हो गया। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि हर अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है, चाहे फिर वो आपके एडमिशन से रिलेटेड हो या फिर एग्ज़ाम कब होगा, किस पैटर्न पर होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा तो कब होगा, सारी जानकारी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। वीडियो बनाने में थोड़ी लेट हो जाती है, इस कारण वीडियो थोड़ा लेट से मिलता है। और इधर आप लोगों के क्वेश्चन बनाने के चक्कर में आप लोगों को अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ कि मुंगेर यूनिवर्सिटी से कौन कौन न्यूज़ आ रहे हैं, तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही अपडेट कर दिया जाता है वीडियो नहीं बना पाने के कारण। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोगों को डेट बता दिया गया कहाँ मिलेगा। तो यही जानकारी आप लोगों के साथ साझा करनी थी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।